हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग वेक्टर स्पेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और बेसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम को देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है ये, बहुत हेल्पफुल है और इसको प्रूफ करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये बोरिंग सा फील होता है, तो असल में है क्या, नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चलिए समझ के बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थ्योरम क्या है, बोलता है कि कोई भी बेसिस आप ले लीजिए किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है। मतलब बेसिस तो बहुत सारा हो सकता है एक वेक्टर स्पेस का, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसमें क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। आइए देखते हैं इसका प्रूफ, बहुत आसानी से प्रूफ कर पाएंगे आप, ठीक है। बस वन बाय वन करके बगैर स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ठीक है। देखिए, हम लोग को चूँकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इसके पास बेसिस है, ठीक है। ये फाइनाइट डायमेंशन से हमको पता चल गया। अब है कि इसके पास अगर एक से ज़्यादा बेसिस है तो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट B1 एंड B2 आर टू बेसिस, ठीक है। ये दो बेस है और टू बेसिस, ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F में हम लोग दो बेसिस B1 और B2 मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये सपोज करते हैं हम लोग कि B1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो है M। B1 के पास है V1, V2, V3, Vm, ठीक है। और B2 के पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है N। उसको हम सपोज कर लेते हैं क्या है, U1, U2, U3, UN, ठीक है। डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है कि B1 में M एलिमेंट है और B2 में N एलिमेंट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये शो करना होगा, टू शो, हम क्या शो करेंगे, हम ये शो करेंगे टू शो M इज इक्वल टू N। ये हम शो कर देंगे तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग शो करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको शो करने के लिए हम लोग इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, हम लोग लेट कर लेते हैं, इफ़ पॉसिबल लेट M इज़ ग्रेटर देन N, ठीक है। M को हम लोग ग्रेटर देन N मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, B1 भी आपका बेसिस है, B2 भी आपका बेसिस है, तो दोनों में दोनों प्रॉपर्टी होगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और क्या होगा, स्पैन भी करता होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, हाँ कैसे बनाएंगे, सिंस क्या है, B1 और B2 आपका, B1 एंड B2 आर बेसिस, ये बेसिस है, ठीक है, और वेक्टर स्पेस VF का। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एंड क्या होंगे, एंड स्पैन्स भी, और क्या करेंगे, और भी को स्पैन भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों में होगा, ठीक है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ना एक प्रॉपर्टी एक से ले लेंगे और दूसरा प्रॉपर्टी दूसरे से ले लेंगे, ठीक है। आइए लेट ये सपोज कर लेते हैं क्या कि जो मेरे पास में B2 का एलिमेंट है, ठीक है। चूँकि देखिए B2 के पास में जो एलिमेंट है वो सारा V का ही एलिमेंट है B2 के पास, और B1 के पास में जो एलिमेंट है वो भी सारा V का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, क्या है कि हमारा ये लेट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लियरली क्या, each element of B2 is क्या, is element of वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है, क्लियर। एंड स्पैन B2 इक्वल टू V, बात समझिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे B1 कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे B1 कर लीजिए, ठीक है ना। हम देखिए क्या लिए, हम ये बोल रहे हैं कि भैया B1 का सारा एलिमेंट
भी का एलिमेंट है डेफिनेटली, चाहे B1 हो चाहे B2 हो, ठीक है। और स्पैन B2 इक्वल टू भी है, ठीक है। तो यानी कि हम भी के सारे एलिमेंट को B2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम B1 का एलिमेंट उठाएंगे जो कि भी का ही एलिमेंट है, और उसको हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2, लिख सकते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं। क्लियर है, कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चूँकि देखिए दोनों बेसिस है, दोनों में दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों का एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करता है। तो हम B1 को थोड़ा सा साइलेंट मोड में रख दिए और बोल दिए कि भैया B1 के पास में जो एलिमेंट है वो तो भी का ही है, ठीक है। और B2 जो है वो बेसिस है, तो ये स्पैन कर सकता है। तो चलो भाई B1 के सारे एलिमेंट को हम B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, पहले B1 को उठाएंगे और इनका ले लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, B1 का। तो कैसे लिखिएगा, स्केलर ले लीजिए, ए ऐसा लीजिएगा ना, जो कि लेने में हम लोगों को अच्छा लगे, A11 U1 ऐसा ले लेते हैं, प्लस A12 U2, ठीक है, से लेकर के A1N UN, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लीजिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एलिमेंट उठाइए B2, फिर से उसके लिए स्केलर क्या लेंगे हम लोग, तो ये ले लेंगे A21 U1, A22 U2, इसी तरीके से A2N UN, ठीक है, ओके। अच्छा, यही चलता चलेगा हमारा। लास्ट में हमको लेना है VM को, तो VM को हम लोग ऐसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 करते हुए, ठीक है, हम लोग का जो लास्ट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे M1 आ जाएगा ना, M1 U1 प्लस AM2 U2, यहाँ पे आ जाएगा AMN UN, ठीक है। अब इस पूरे को आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको हमको यूज़ करेंगे, ठीक है। मोहब्बत से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक नया इक्वेशन कंसिडर करेंगे, जिससे हम लोग पूरे इसको समझ सकेंगे, ठीक है। थोड़ा देर सब्र कीजिए और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसी को समझाने के लिए एक हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा देखते जाइए क्या हो रहा है। सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस, हाँ, आपको सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस लेना है, ठीक है, ओके। इन एम वेरिएबल्स, एम वेरिएबल बोलिए या एम अननोन बोलिए, यानी आपको एन इक्वेशन लेना है एम वेरिएबल में, ठीक है, ओके। कैसे लेना है ध्यान दीजिए। तो देखिए ये जो आपके पास में है इधर आपका जो भी राइट हैंड साइड में है उसका यूज़ करते हुए लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा ना, जो पहला रो है ना इसको पहला कॉलम में आने दीजिए, ठीक है, तभी हमारा काम बन जाएगा। कैसे लिखिएगा, A11, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेंगे वेरिएबल x1, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे शुरू करेंगे A12 x2, ठीक है, और ये चलता चलेगा। और हम लोग ये जो A1N है इसको लास्ट में लाएंगे, A1N, और यहाँ पे लेंगे हम लोग x। अच्छा, चूँकि वो सिस्टम लेना है ना, इन सब में तो x1 ही रहेगा, यहाँ पे x1 कर लीजिए, ठीक है, x1 चूँकि ये पहला वेरिएबल है तो सब में x1 ही रहेगा, हाँ। चलिए प्लस, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अब हम लोग a, ठीक है, ये जो था, ये जो पूरा चल रहा था हमारा A11 A21 AM1, इसको लीजिएगा, तो A21 x2, ठीक है, डॉट 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 AM1 xm, ठीक है, चूँकि आपको m वेरिएबल लेना है, इक्वल टू इधर ले लीजिएगा, होमोजीनियस यानी 0 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पहला कॉलम था उसको हम लोग पहला रो में लिखेंगे, तभी आपका काम करेगा। घबराइए मत, हम लोग मैट्रिक्स का ही यूज़ करने वाले हैं, तो आपका सिस्टम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो A11 A21 AM1 लेके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे A12 A22, तो A12 A22, ठीक है। फिर ये लास्ट में जाएगा आपका AM2, ठीक है, xm इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये आपका चलता चलेगा, इसी तरीके से डॉट डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। A2n x2, ठीक है, AMN
एक्स एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने 1 को यूज़ करने के लिए ये एक इक्वेशन जनरेट कर लिया है, ठीक है। और ये डेफिनेटली ये जो आपका इक्वेशन 2 है ये क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, क्योंकि इधर 0 है, ठीक है। तो 2 इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, इज़ होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पता है कि ऑलवेज रूट एग्जिस्ट करता है, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 0 0 ट्रिवियल, या तो इसके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चूँकि m और n को ये लिए हुए हैं कि m क्या है, ग्रेटर देन n है। अगर इक्वल होता तब तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन ये ग्रेटर देन n है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि आपके पास में जो नंबर ऑफ अननोन है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है, जिसका मतलब है कि जो इक्वेशन 2 है उसका क्या होगा, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके पास में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपका ऑल 0 नहीं होगा, इसलिए कि ऑल अगर 0 होगा तो वो ट्रिवियल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका ऑल ट्रिवियल के ऑल 0 के अलावा होगा, ठीक है। यानी हमको इसमें ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें कम से कम कोई एक वेरिएबल क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ क्या लिखेंगे, समझिएगा अच्छे से, दैट इज़, ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2, ठीक है, हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। कैसा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, सपोज कर लेते हैं से k1 k2 डॉट 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 km, जो कि m वेरिएबल था, ठीक है, नॉट ऑल जीरो, समझिएगा। हाँ, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब किया है कि इस तरह का जो भी सॉल्यूशन मिलेगा हमको, x1 का वैल्यू k1, x2 का वैल्यू k2, ठीक है। तो ये जो हमको वैल्यू मिलेगा x1 का k1 या x2 का k2, है ना, और xm का km, तो ये आपका सब आपका 0 नहीं होगा, इसलिए कि सब आपका अगर 0 हो जाएगा तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर सब 0 हो जाएगा, इफ़ ऑल 0, ठीक है, तो ये जो 0 0 है ये आपका क्या होगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये आपको कब मिलता है, ये हमको मिलता है जब m और n क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हम लोग तो m और n को इक्वल अभी नहीं लिए हैं, हम लोग तो लेके चल रहे हैं m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो हमको कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। यानी सब आपका 0 नहीं होगा, सब 0 हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो आपका नॉन जीरो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो गया, अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, नाउ क्या, ठीक है, देन क्या होगा, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 को। नाउ देन वी कैन राइट फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए, सेटिस्फाई करा दीजिए इसको। हम लिख सकते हैं क्या, a11 k1 प्लस a21 k2, ठीक है, डॉट 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 am1 km इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a12 k1 a22 k2 am2 km इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये चलता चलेगा ना, ये जब चलता चलेगा तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलने वाला है, फाइनली हम लोग जो लास्ट इक्वेशन में डालेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, a1n k1 प्लस a2n k2 प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा लास्ट में, amn km इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको ये मिल गया, ये हो गया इक्वेशन 3, सपोज करते हैं, ठीक है ना, जो सेटिस्फाई करके आ गया। अब देखिए, अब हम लोग ना अब हम यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 को, जो एक्चुअल मेरा इक्वेशन था, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली u1 u2 से, ठीक है, और ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग above equations, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाई u1 u2 डॉट डॉट डॉट, कितना इक्वेशन है, n इक्वेशन है, तो un तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड एडिंग, और क्या करते जाएंगे, और ऐड करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा हमको, एडिंग वी गेट, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा u1 से, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका u2 से, इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा un से, ठीक है। और ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ ना, तो हम लोग का पहला बनेगा, देखिएगा a11 u1 प्लस a12 u2 प्लस डॉट 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 a1n un, ये आ जाएगा। और इसका पूरा कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा सब में k1, ठीक है। अब जिस तरीके से ये लिखे हैं बाकी को भी आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस फिर से देखिएगा a21 वाला शुरू होगा, ये पूरा कॉलम शुरू होगा, ठीक है, a21 वाला पूरा, इसको लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे, a21 फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ u1 से, a22 u2, ठीक है, डॉट 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 a2n और un, इसका जो मल्टीपल है वो क्या है, वो सब में आपका k2 कॉमन है, ठीक है, प्लस ये चलता चलेगा। लास्ट वाले को लिखिए, लास्ट वाले को लिखेंगे हम लोग, लास्ट कॉलम को, ये वाले को, तो क्या आ जाएगा, am1 u1 प्लस am2 u2, ठीक है, और amn और un, और इस सब में आपका कॉमन क्या है, km, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा सब आपका जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड तो आपका सारा जीरो है, ठीक है। अब देखिए आपका काम बिल्कुल अच्छा हो गया है, क्योंकि अब आप इक्वेशन 1 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जा कर के इक्वेशन 1 को देखिए, और इक्वेशन 1 में देखिए कि ये पूरा क्या वैल्यू था। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इक्वेशन 1 में ये पूरा जो है ये आपका v1 कहलाता है। अच्छे से देखिएगा, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इक्वेशन 1 कहाँ है हमारा, देखिए a11 u1 a12 u2 a1n un, ये जो पूरा है लाइन ये क्या कहलाता है, v1 कहलाता है। ये पूरा आपका v2, ये आपका पूरा vm, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यूजिंग 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, यूजिंग 1, ठीक है, वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि ये हो गया भैया v1 k1, ये हो गया मेरा पूरा v2 k2, इसी तरीके से हो जाएगा v3 k3, और जो लास्ट टर्म था वो आपका क्या था, ठीक है। तो हमारे पास में कितने वेरिएबल थे, तो हमारे पास में जो वेरिएबल थे उसी में हम लोग लिखेंगे क्या था, vm तक था ना, तो क्या हो जाएगा, तो vm इंटू के एम इक्वल टू 0। अब हमको ये मिल गया। अब समझ में आ रहा है आपको जीरो के क्यों लिए थे, इसलिए कि लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने के लिए हमको ये पूरा जीरो होना चाहिए, इसीलिए हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन लिए थे, ताकि इधर हम लोग जीरो कर दें, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये जीरो हो चुका है। अच्छा, ये जीरो तो हुआ ही हुआ है वेयर, जहाँ खूबसूरत बात क्या है ये कि k1 k2 k3 km ये स्केलर है, ठीक है भैया, और स्केलर्स, ठीक है, एंड नॉट ऑल जीरो, और सब आपके जीरो नहीं हैं। तो यही तो हम लोगों का यहाँ पे मदर समझ लीजिए स्टेटमेंट है, ठीक है, कि ये सब जीरो नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोग ऊपर में देखे थे कि ये जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिला है ये वन ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और सब जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशन है वेक्टर का v1 v2 v3 vm के साथ में स्केलर है जो जीरो के बराबर है, लेकिन उसमें अगर सारे स्केलर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि v1 v2 v3 vm आर क्या है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये तो हो गया भैया कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्या कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आप बताइए। इसलिए हो गया
कि ये जो वेक्टर है, ये कौन वेक्टर है, ये है आपका जो हम लोग शुरू में सपोज किए थे, देखिएगा तो ये b1 वेक्टर, ये पूरा b1 है, ठीक है, b1 का एलिमेंट है, और b1 आपका क्या है, b1 आपका है बेसिस। तो बेसिस में तो जितने वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्या, b1 इज इक्वल टू v1 v2 डॉट 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 vm इज बेसिस दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। भैया b1 तो बेसिस है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वेक्टर को, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हो गया? तो आपकी बात यानी कि यहाँ पे ये चीज़ पूरा कॉन्ट्रडिक्शन होने का मतलब ये है, देयरफॉर ये हमारा रॉन्ग हो गया कि m जो है वो ग्रेटर देन n नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन शो, इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं कि भैया m जो है वो n से क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं हुआ, यहाँ से स्मॉलर भी नहीं होगा। इसलिए कि जब हम लोग ये करेंगे ना तो उल्टा करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, हम लोग b1 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे थे b2 का। अब अगर ये लेके चलेंगे तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि b2 को लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1, क्योंकि दोनों में दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वहाँ से ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m क्या हो सकता है, इक्वल टू n हो सकता है, इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक ही संभावना है, और वो ये है भैया कि m और n आपका इक्वल होगा। इसका मतलब है कोई भी बेसिस उठा लीजिए, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिक होगा 10, ठीक है। एनी बेसिस ऑफ सेम वेक्टर स्पेस V ओवर F हैज़ सेम एलिमेंट्स, हैज़ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल देखिए लॉजिक बिल्कुल आसान और मोहब्बत से आपका प्रूफ होगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक बार अच्छे से देखना है और फिर आपको रिमाइंड करना है कि भाई करना क्या है, और जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप इसमें यूज़ करने वाले हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने जो है होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो हम 0 का फॉर्मेट लेके चले, और हम रो को कॉलम वाइज इसलिए लिए कि हमको लास्ट में ऐड करना था, ठीक है। इसलिए शुरू में जो हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला, हम उसको क्या किए, आगे चल करके कॉलम वाइज लिखे और नया होमोजीनियस इक्वेशन बनाए। तो ये जो नया होमोजीनियस इक्वेशन बनाए यही इसका क्लू था, ठीक है। और उसी का यूज़ करके कि उसके पास में एक m ग्रेटर देन n के केस में एक नॉन जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, उसका यूज़ करके हम लोग क्या किए, अपने अजम्पशन को क्या कि m मेरा ग्रेटर देन n है, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सिस्टमेटिक तरह से आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो, कुछ इशू होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी सारा कंटेंट आपको इसी तरह का इसमें बहुत इजी वे में मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट जो है CSIR नेट तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अच्छे से सोल्व किए हुए, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना मुझको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।